वो लड़का एक चिट्ठी लिखता है अपनी माँ को, मैं अब तुम्हें माफ़ करता हूँ, और खुद को भी। कैमरा कट। क्रू में सन्नाटा था। सना की आंखें भीग गई थीं। वो जानती थी, ये सिर्फ एक किरदार की मुक्ति नहीं थी, बल्कि कैफ की भी मुक्ति थी। कांस फिल्म फेस्टिवल, फ्रांस। साया को बेस्ट इंडी स्क्रीनप्ले के लिए चुना गया। रेड कार्पेट पर सना, अयान और कैफ साथ खड़े थे। फोटोग्राफर्स चिल्ला रहे थे, द इंडियन ट्रियो, अ ग्लोबल इमोशनल स्टॉर्म। जब अवार्ड अनाउंस हुआ, स्टेज पर चढ़ते हुए सना के हाथ कांपे। ये कहानी सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं थी, ये एक आत्मा का बोझ था जो हमने सबने मिलकर हल्का किया। पूरा हॉल खड़ा हो गया, स्टैंडिंग ओवेशन। इवेंट के बाद एक प्रसिद्ध हॉलीवुड डायरेक्टर जेरेमी स्टोन सना के पास आया। योर सिनेमैटिक लेंस इज पावरफुल, हाउ वुड यू लाइक टू डायरेक्ट अ फीचर फॉर अस? सना चौंकी। पहली बार कोई उसे डायरेक्शन ऑफर कर रहा था। मेरे पास सोचने का वक्त है? ऑफ कोर्स, बट डोंट टेक टू लॉन्ग, स्टोरीज वेट फॉर नो वन। मुंबई लौटने पर सना और अयान के बीच लंबी बातें होने लगी। अगर मैं एलए चली गई तो? मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखना चाहता सना, लेकिन क्या हमारे बीच अब भी हम बचे रहेंगे? मैं जा भी सकती हूँ और फिर भी तुम्हारे पास रह सकती हूँ ना? अयान ने हंसते हुए कहा, इस बार मैं शिकायत नहीं करूंगा, बस लौटने का वादा चाहिए। एक सुबह सना को एक लिफाफा मिला, कैफ की लिखी चिट्ठी। मैम, आपने मुझे शब्द दिए और अयान सर ने मुझे धरती, लेकिन मैं अब उड़ने को तैयार हूँ, अकेले। मैं लखनऊ जा रहा हूँ। वहाँ एक स्कूल में बच्चों को सिनेमा और कहानी कहना सिखाऊंगा, क्योंकि कुछ कहानियाँ माइक पर नहीं, दिल में गूंजती हैं। आपका कैफ। सना की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उसने खुद को पा लिया, अयान ने कहा। स्टेशन पर सना और अयान कैफ को विदा करने पहुंचे। कैफ बोला, अगर आप मुझे कभी भूल जाएं तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन अगर कभी मेरी ज़रूरत हो तो बिना हिचक पुकारिएगा। मैं लौट आऊंगा आपकी गली में। ट्रेन चली और उस दिन तीनों मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि किसी का जाना भी कभी-कभी पूरी कहानी का हिस्सा होता है। The studio wants to recast the project. They want an American director. सना स्तब्ध रह गई. What? Why? They say your name isn't bankable here. It's not about your skill. It's business. एक बार फिर एक महिला की काबिलियत को पहचानने से पहले उसकी मार्केट वैल्यू तोली गई थी। उस रात उसने एक वॉइस नोट भेजा अयान को। तुमने पूछा था हम कब तक रुकेंगे? शायद अब रुकने की जरूरत ही नहीं रही। मैं वापस आ रही हूं। सना की फ्लाइट मुंबई लैंड कर चुकी थी। स्टूडियो, गलियां और वो चाय की दुकान, सब कुछ वहीं था, बस कुछ बदला हुआ सा था। उसने सीधे स्टूडियो का रुख किया। अयान वहीं था, पर अकेला नहीं। उसके साथ एक महिला थी, करीब 30 साल की, सरल मुस्कान और स्क्रिप्ट हाथ में। सना पास आई। हाय, वापस आ गई हूं। अयान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं जानता था कि तुम आओगी और तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन अयान की स्क्रिप्ट, बीच वाला कमरा, अब तैयार थी और डायरेक्शन कर रही थी अनवी रॉय। अनवी, एक फिल्म स्कूल की प्रोफेसर जिसने लॉकडाउन में अपना घर खो दिया था, अब वो सिनेमा को घर मानती थी। सना को थोड़ा अजीब लगा, जैसे कोई और उसकी खाली कुर्सी पर बैठ गया हो, लेकिन उसने खुद को संयत किया। तुम दोनों की केमिस्ट्री कमाल की है। वो बस काम कर रही है सना। तो शूटिंग शुरू हो चुकी थी। सना ने देखा बीच वाला कमरा। दरअसल अयान और सना की अधूरी कहानी थी। हर डायलॉग, हर सीन उसी दर्द से भीगा हुआ था जो कभी उनके बीच खामोश था। एक सीन में किरदार कहता है, तू दरवाज़ा बंद करके चली गई थी, लेकिन मैं उस कमरे में अब भी तेरा इंतज़ार करता हूँ। सना का दिल कांप गया। शूट कट हुआ और सना बाहर आकर रो पड़ी। एक शाम अनवी सना के पास आई। मुझे लगा आप मुझसे नाराज़ होंगी, पर मैं जानती हूँ आपसे बेहतर कोई नहीं सिखा सकता कि इस कहानी को कैसे जिया जाए। सना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भी कभी इसी डर में जीती थी कि कोई मेरी जगह ले लेगा, पर अब समझ पाई हूँ कि जगहें इंसानों की नहीं, कहानियों की होती हैं। रात को सना और अयान टेरेस पर थे। तुमने सब कुछ बदल दिया है अयान, और फिर भी कुछ तो वैसा ही है। कहानी वही है, बस किरदार थक चुके हैं।
अब नए संवाद चाहिए, या फिर एक नई कहानी। वे दोनों मुस्कुराए। आकाश में चांद अधूरा था, जैसे उनकी मोहब्बत, लेकिन उस अधूरेपन में भी एक सुकून था। फिल्म रिलीज होते ही देश भर में हलचल मच गई। बीच वाला कमरा को सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। लोगों ने स्क्रीन पर वो अधूरी मोहब्बत देखी जिसकी गहराई तकरीबन हर दिल ने महसूस की। स्टेज पर अयान और अनवी साथ खड़े थे। कहीं पीछे खड़ी सना ने मुस्कुराकर ताली बजाई, बगैर किसी मलाल के। कभी कभी सच्ची मोहब्बत तालियां नहीं, शांति मांगती है। अब सना फिर से लिख रही थी, पर इस बार कोई स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि एक किताब, इश्क की वो गलियां, एक अधूरी प्रेम कथा की आत्मा से निकली स्याही। किताब का पहला पन्ना यूं शुरू होता है। ये कहानी किसी हैप्पी एंडिंग की नहीं, बल्कि उन रास्तों की है जहां प्यार लौटकर आता नहीं, पर कभी गया भी नहीं होता। सना को देखकर कुछ लोग पूछते, क्या अयान अब अनही के साथ है? सना मुस्कुरा देती, शायद, शायद नहीं, पर जो भी है, अब मुझे उसमें मेरा कुछ नहीं ढूंढना। अयान और अनवी एक टीम की तरह काम कर रहे थे। कभी कभी देर रात स्टूडियो में चर्चा होती और कभी बस चुपचाप संगीत बजता रहता। अनवी समझती थी अयान अब भी किसी और की धड़कन में जीता है। लखनऊ में एक शाम कैफ की डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग के बाद एक लड़की आई। आफरीन, मैंने आपकी फिल्म देखी और उसमें खुद को पाया। आपने कैमरे से नहीं, दिल से शूट किया है। दोनों की मुलाकातें बढ़ीं, कभी किताबों की दुकानों में, कभी चाय की प्यालियों में। आफरीन ने पूछा, आपने कभी मोहब्बत की है? कैफ, एक तरफा, पर अब जो महसूस हो रहा है वो शायद पहली बार बराबरी का है। एक दिन सना ने कैफ को वीडियो कॉल किया। तुम्हारे शब्द अब और भी गहरे हो गए हैं कैफ। वजह आफरीन है क्या? कैफ मुस्कराया, हाँ मैम, और शायद इस बार मैं डर नहीं रहा, क्योंकि मैं खुद को नहीं खो रहा, बल्कि पूरा होता महसूस कर रहा हूं। सना की आंखें चमक उठीं। बस यही तो चाहिए, एक मोहब्बत जो तुम्हें अधूरा नहीं करती। एक शाम पुराने स्टूडियो की छत पर दोनों साथ बैठे थे। चाय, पुरानी फाइलें और ढलता सूरज। सना, हम क्या हैं आयान? अयान, हम वो चिट्ठियां हैं जो कभी पोस्ट नहीं हुई, लेकिन लिखी जरूर गईं। दोनों हंस पड़े, कभी जोर से, कभी आंसुओं में भीगकर। अगर कभी मेरी कहानी पर फिल्म बनी तो, सना बोली, तो तुम उसका आखिरी सीन लिखना। अयान, तुम्हारे लिए कभी भी, हर बार। मुंबई के एक बड़े बुक स्टोर में भीड़ जमा थी। बैनर पर लिखा था, इश्क की वो गलियां। लेखिका सना सलीम। स्टेज पर सना बैठी थी, सफ़ेद साड़ी में, आंखों में नमी और चेहरे पर शांति। उसने किताब से पहला अंश पढ़ा। कुछ गलियां वापस नहीं बुलाती, लेकिन उनका नक्शा दिल में हमेशा बचा रह जाता है, जैसे तुम। ताली बजी, पर सबसे पीछे खड़ा एक चेहरा बिना ताली के मुस्कुराया, अयान। जब अयान ने किताब पूरी पढ़ी, आखिरी पन्ने पर कुछ अलग था। कोई पब्लिश नहीं किया गया चैप्टर, सिर्फ उसे भेजी गई एक प्रति में। शीर्षक था, ड्राफ्ट फॉर अयान। मैं जानती हूँ तुम अब किसी और की कहानी लिखते हो, लेकिन अगर कभी एक फिल्म बनानी हो जिसमें कोई अंत ना हो, तो इस ड्राफ्ट को याद रखना, क्योंकि ये मेरी आखिरी मोहब्बत थी, तुम। अयान देर तक पन्ना घूरता रहा, फिर उसने स्क्रिप्ट फोल्ड करके सीने से लगा ली। लखनऊ में एक एनजीओ प्रोजेक्ट के दौरान आफरीन को दिल्ली में 2 साल की फेलोशिप का मौका मिला। कैफ ने मुस्कुराकर बधाई दी, पर उसकी आंखों में वही अधूरा डर था, जैसे सना के जाने पर था। आफरीन ने कहा, अगर ये मोहब्बत है तो दूरी इसे खत्म नहीं कर सकती। कैफ बोला, पर मेरे भीतर अब भी कोई एक तस्वीर कांपती है, जो अधूरी रह गई थी। मैं नहीं चाहता वो तस्वीर तुम्हारी बन जाए। आफरीन ने उसका हाथ थाम लिया। तो पहली बार तस्वीर को पूरा होने दो, मेरे साथ। एक शाम अयान को सना की तरफ से एक मेल मिला। सब्जेक्ट, एक आखिरी सीन, अटैचमेंट, स्क्रीन प्ले, इश्क की वो गलियां, द मूवी। मेल में लिखा था, अगर तुम इस कहानी को डायरेक्ट करो तो मैं मानूंगी कि हमारी मोहब्बत कभी वाकई अधूरी थी, लेकिन अगर तुम इस कहानी को महसूस करो तो ये मोहब्बत अब भी जिंदा है। अयान स्क्रीन पर देर तक देखता रहा, जैसे शब्दों में किसी की धड़कनें सुन रहा हो। कुछ महीनों बाद एक अनाउंसमेंट हुई, अयान रिजवी की फिल्म
इश्क की वो गलियां, पूरा शहर चौंक गया। और जब कैमरा चला, अयान ने पहले शॉट के लिए एक नोट पढ़ा। इस सीन के लिए सना के लफ्ज़ काफ़ी हैं, मैं बस उन्हें पर्दे पर सांस देना चाहता हूँ।